हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल। आज 11 मई फॉर द नीट क्लासेस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज जो टॉपिक है नीट में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है इसका मतलब है नियंत्रण एवं समन्वय। हम इससे पहले न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं। तो नियंत्रण भी और समन्वय भी, इसका मतलब है कि बॉडी में, खास तौर से एनिमल्स के बॉडी में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर दो तरह का है। कौन कौन सा है? एक है यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल में नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, तंत्रिका तंत्र के थ्रू होता है। आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल था, केंद्रीय, पेरिफेरल था, वो ऑटोनोमस था। तीनों तरह का नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा था। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स बायोकेमिकल या बायोकेमिकल इम्पल्स के रूप में फास्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू, फास्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू बहुत तेज़ी से सूचना प्रसारण हो रही थी। तो ये जो था यहाँ पर, ये इम्पल्स के रूप में तेज़ी से हो रहा था, जिसे हमने कहा था यहाँ पर बायोकेमिकल इम्पल्स, बायोकेमिकल इम्पल्स के रूप में। अब जो सूचना प्रसारण यहाँ पर दूसरा जो कंट्रोल है, दैट इज़ द एंडोक्राइन कंट्रोल। तो जो एंडोक्राइन कंट्रोल है, इट इज़ ओनली बाय द केमिकल्स, ओनली बाय द केमिकल्स। रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो सूचना या कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय होना है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है एंडोक्राइन कंट्रोल में। और दीज बोथ टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फाउंड द एनिमल्स, बट इन द केस ऑफ द प्लांट्स ओनली द एंडोक्राइन सिस्टम इज प्रेजेंट, नॉट द एनिमल्स। लेकिन हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल भी है और एंडोक्राइन कंट्रोल भी है। तो ये जो एंडोक्राइन कंट्रोल है ओनली बाय द केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड द हार्मोन्स। अब जो एंडोक्राइन कंट्रोल है, द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड द एंडोक्राइनोलॉजी। जो स्टडी करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम की, उसको क्या नाम दिया है? एंडोक्राइनोलॉजी। तो अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। तो अंतःस्रावी विज्ञान में केमिकल्स या हार्मोन की सहायता से बॉडी कंट्रोलिंग की जाती है। और एक साइंटिस्ट हुए हैं थॉमस एडिसन। तो ये जो थॉमस एडिसन है, दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये फादर है, इसका मतलब है कि इन्होंने ही इस एंडोक्राइनोलॉजी की नींव रखी थी। इससे भी पहले एक नाम आता है क्लॉड बर्नार्ड का। एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर क्लॉड बर्नार्ड। तो ये क्लॉड बर्नार्ड ने एक शब्द दिया था इंटरनल सीक्रीशन। क्या नाम दिया था यहाँ पर? इंटरनल सीक्रीशन। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर इंटरनल सीक्रीशन, हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावण। आप देखते हैं जैसे यहाँ पर पूरी बॉडी में जो मैकेनिज्म होती है कि पूरे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे से कैसे टच में रहें, तो उसी तरह से इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द सेल, बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, ठीक है, मल्टीसेल एनिमल्स के लिए बता रहे हैं, और आउटसाइड द सेल। तो जो लिक्विड होता है दैट इज, वो लिक्विड दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सीक्रेशन। इसमें एग्जाम्पल है आपका टिश्यू फ्लूइड, इसमें आपका एग्जाम्पल है ब्लड, और इसमें आपका एग्जाम्पल है लिम्फ। ये पूरी बॉडी में मैसेजिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अलावा ये होम्योस्टेसिस बनाए हुए हैं, तो समस्थैतिकता के लिए भी ये जरूरी है। और इसमें जो केमिकल रिलीज हो रहा है, हार्मोन, वो जो हार्मोन वर्ड है, उसके लिए सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट हुए हैं, या यहाँ पर उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था हार्मोन। तो हिप्पोक्रेट्स यूज्ड द वर्ड हार्मोन। अब जो हमारे क्लॉड बर्नार्ड, ये कौन है? ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, आधुनिक शारीरिकी के पिता। इन्होंने इंटरनल सीक्रेशन दिया। बाद में जो साइंटिस्ट हुए थॉमस एडिसन, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, अगर उन ग्रंथियों को यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचता है तो उसके कारण से शरीर के बहुत सारे फंक्शंस क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो इसी में इन्होंने सबसे पहले जो एड्रिनल ग्रंथ थी, एड्रिनल ग्लैंड, उसके यहाँ पर
सिक्रीशन, एबनॉर्मल सिक्रीशन के कारण जो यहाँ पर डिसीज़ खोजी थी, तो वो जो फंक्शनल डिसीज़ थी उसी के कारण से नाम पड़ा था इनका फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान के पिता। तो अब इस टॉपिक में एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जो केमिकल के द्वारा या हार्मोन के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी विज्ञान के पिता, अंतःस्रावी विज्ञान के पिता। अब अंतःस्रावी विज्ञान क्या है? व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? The branch of the biology in which we deals the study of the internal secretion, study of internal secretion। अंतःस्रावण जो हो रहा है उसकी जो स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है, that is the endocrinology, and internal secretions released by the special glands called the endocrine glands। अंतःस्रावी विज्ञान या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो सिक्रीशन रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइनोलॉजी, उसकी स्टडी को कहते हैं। तो फादर कौन है? थॉमस एडिसन है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्लैंड। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज ग्लैंड, ग्रंथि क्या है। मैंने आपको एक बार इससे पहले ही बताया था, एनी सेल, टिश्यू और ऑर्गन, कोई भी सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, विच सिक्रीट एनीथिंग, जो कोई चीज़ स्रावित करती है, इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। अब कोई पदार्थ स्रावित कर रही है वो, तो जो ग्लैंड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन, द ग्लैंड्स इज ऑफ 3 टाइप्स। नेचर के बेस पर जो ग्लैंड्स या ग्रंथियां हैं उनको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, द नेक्स्ट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड ग्लैंड। अब आप देखिए कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन मिक्स को। दिस इज द एक्सोक्राइन। तो ये ग्रीक वर्ड है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, एंड क्राइनिन मीन्स टू सिक्रीट। अगर किसी पदार्थ को बाहर ही मुक्त कर देना है, ठीक है, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्यूब्स इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, आल्सो नोन एज, यहां पर क्या कहेंगे इनको? यहां पर जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, या फिर एक और नाम देख सकते हैं एक्सोक्राइन को कि ग्लैंड्स विद डक्ट्स, डक्टफुल ग्लैंड्स। इसमें किसी भी लिक्विड को टारगेट तक पहुंचाने के लिए क्या होता है? यहां पर एक ट्यूब होती है, नलिका होती है। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका कि सलाइवरी ग्लैंड्स। एग्जाम्पल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां हैं हमारी। लार ग्रंथियों के अलावा जो हमारा लीवर है, दैट इज आल्सो द एक्सोक्राइन। वो ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, ग्लैंड भी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अपने द्वारा बाइल जूस को हेपेटिक डक्ट द्वारा टारगेट तक ले जा रहा है। तो ये भी क्या है? यहाँ पर एक्सोक्राइन है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गई, दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज द मेमरी ग्लैंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी।
ठीक है। इनसे जो लिक्विड सीक्रेट होता है दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव जूस। क्या कहते हैं उसको? डाइजेस्टिव जूस माने पाचक रस। नाउ कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन को देखते हैं हम यहाँ पर, ये भी ग्रीक वर्ड है। एंडो माने होता है इनसाइड, एंड क्राइनिन मीन्स होता है टू सीक्रेट। किसी पदार्थ को इनसाइड माने अपने अंदर ही सीक्रेट कर देना। तो ये सपोज करिए कि कोई ग्लैंड है और ये ग्लैंड अपने द्वारा सीक्रेशन को विदाउट एनी डक्ट रिलीज्ड, ठीक है, इन द सरफेस पर उस लिक्विड को सीक्रेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन। और ये जो लिक्विड सीक्रेट हो रहा है इट इज कैरीड आउट बाय नो एनी डक्ट, किसी भी डक्ट द्वारा टारगेट तक नहीं जा रहा है। तो ये जो डायरेक्ट जो सीक्रेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? इनटू टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड में सीक्रेशन हो रहा है एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड द हार्मोन। इस केमिकल को क्या नाम दिया? हार्मोन नाम दिया। एंड दीज ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड्स। ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा निर्मित पदार्थ को बिना किसी नलिका के सतह पर डिफ्यूजन विसरण द्वारा मुक्त कर देती हैं, दे आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आल्सो कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड्स, एंड देयर सीक्रेशन इज कॉल्ड द हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन शब्द यहाँ पर जो है सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, हिंदी में अंतःस्रावी कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं अंतःस्रावी के, अंतःस्रावी के एग्जाम्पल, एक आपको पता है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, फिर पैराथायरॉयड है, पैराथायरॉयड के बाद कौन सा है? पिट्यूटरी है, फिर आपका कौन सा है? एड्रिनल है, एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये आपकी थायराइड, पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम आते हैं मिक्स्ड ग्लैंड में। ये अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को किसी डक्ट द्वारा टारगेट तक ले जा रही हैं। ये डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में स्रावित कर रही हैं विदाउट एनी डक्ट। ठीक है, जैसे आप जो है अपने जो है घर में टॉयलेट बनाएं और टॉयलेट का जो पानी है किसी पाइप द्वारा कहाँ तक पहुँचा दें? बड़े नाले तक या फिर निकास तक पहुँचा देते हैं, तो एक्सोक्राइन है। अगर आपने टॉयलेट बनाया और पानी को ऐसे ही बहने दिया बिना किसी पाइप के, निकल के पड़ोसी के यहाँ जा रहा है, रिलीज हो रहा, कहीं से भी एबनॉर्मली सीक्रेट हो रहा है, तो डक्टलेस की तरह काम करेगा। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है यहाँ पर, वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहा है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सीक्रेट कर रहा है? हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। इसमें जो एग्जाम्पल है आपका वो क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो अग्न्याशय है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड ग्लैंड विच कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। दोनों के फीचर्स हैं इसमें। अब हमने अभी पढ़ लिया आपका टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की। ग्लैंड किसे कहते हैं? टाइप्स ऑफ ग्लैंड किसे कहते हैं। फिर ग्लैंड्स और टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बीच बाद जो है, जो वर्ड हार्मोन जो आया है, वर्ड हार्मोन इज प्रपोज्ड बाय हिप्पोक्रेट्स। सबसे पहले ऐसे उत्तेजक पदार्थों के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? उत्तेजक पदार्थों के लिए जो शब्द यूज़ किया वो हार्मोन यूज़ किया। किसने यूज़ किया था? हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं और इन ग्रीक फिलोसोफर ने सबसे पहले हार्मोन वर्ड का यूज़ किया। और हार्मोन का मतलब ही होता है क्या करना? स्टिमुलेट करना। अब हार्मोन माने स्टिमुलेट करना, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं कि वर्ड इंटरनल सीक्रेशन, हार्मोन
ग्लैंड्स और टाइप्स ऑफ ग्लैंड एज वेल एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन में आता है कि हार्मोन वर्ड हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले दिया था, एंड बेलिस एवं स्टर्लिंग, बेलिस एंड स्टर्लिंग क्या किया इन्होंने यहां पर, डिस्कवर्ड एंड डिफाइंड। तो सबसे पहले डिस्कवर कौन सा किया था यहां पर, सिक्रेटिन हार्मोन। यहां पर इरेज कर दें इसको, जगह हो जाएगी। डिस्कवर्ड सिक्रेटिन हार्मोन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट होता है उसमें सबसे पहले जो एक हार्मोन को इन्होंने आइसोलेट किया या डिस्कवर किया, दैट्स नेम इज कॉल्ड द, क्या था, सिक्रेटिन था। अब इसके बाद इन्होंने हार्मोन को डिफाइन किया, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन। तो डेफिनेशन क्या होगी यहां पर, दिस द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बेलिस एंड स्टर्लिंग, बेलिस एंड स्टर्लिंग, बेलिस और स्टर्लिंग के आधार पर ही या इन्हीं के अनुसार हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो बेलिस और स्टर्लिंग ने डेफिनेशन दिया कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, नर्वस सिस्टम क्या था, फास्ट मैसेंजिंग सिस्टम था, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है यहाँ पर, स्लो मैसेंजिंग सिस्टम है। तो चूंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी कर रहे हैं इसलिए नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, या और ब्रांच का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय स्टिमुलेशन ऑफ, कौन सा हो सकता है यहाँ पर, जो स्टिमुलेशन होता है बाह्य या अंतः उद्दीपन कह सकते हैं, बाय एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलेशन। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलेशन या ड्यू टू which carried to target cells via tissue fluid या blood and influence the physiology of target cells। ऐसे रासायनिक संदेशवाहक जो एंडोक्राइन ग्रंथियों द्वारा बाह्य या अंतः उद्दीपन के कारण रिलीज होते हैं और टिश्यू फ्लूइड या ब्लड के साथ कहाँ पहुँचते हैं, टारगेट तक पहुँचते हैं और उनकी टारगेट सेल्स की फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं, आर कॉल्ड द हार्मोन्स। एंड हार्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, कम अणुभार के जो पदार्थ होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। किसने डिफाइन किया था, बेलिस स्टर्लिंग ने दिया था। सिक्रेटिन हार्मोन भी इन्हीं ने सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हार्मोन पढ़ने के बाद कि हार्मोन वर्सेस एंजाइम, या पहले हम पढ़ लें कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द हार्मोन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, प्रॉपर्टीज ऑफ
हार्मोन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स की जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हार्मोन है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या होता है कि जो सिंथेसिस हो रही है हार्मोन की, वो सिंथेसिस बहुत लो होती है, बहुत कम मात्रा में होते हैं, सिंथेसाइज्ड इन वेरी लो अमाउंट, बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, और इतनी ही मात्रा सफिशिएंट होती है, ठीक है। दे आर नॉट स्टोर्ड, they are not stored in body but synthesized when necessary। जब आवश्यकता होती है तब ये सिंथेसाइज होते हैं, शरीर में पहले से बन करके स्टोर नहीं होते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर हार्मोन बन गए और स्टोर की जरूरत होगी तब काम आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें यहाँ पर कि हार्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस एंड क्या करते हैं यहाँ पर, अफेक्ट द, किसको अफेक्ट करते हैं, टारगेट सेल्स, या अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ टारगेट सेल्स या फिजियोलॉजी ऑफ टारगेट सेल्स देख सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ टारगेट सेल्स। लक्ष्य कोशिकाओं की क्रियाविधि को या कार्यकी को या शारीरिकी को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आप क्या देख सकते हैं हार्मोन्स की, और क्या करते हैं हार्मोन कि लक्ष्य कोशिकाओं तक तो पहुंच ही रहे हैं, उसकी क्रियाविधि को प्रभावित कर रहे हैं कि द एक्शन हार्मोन्स डू नॉट अफेक्ट द, अब किसी एक पर्टिकुलर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको एकाकी उपापचयी क्रियाओं प्रभावित नहीं करते, डू नॉट अफेक्ट द सिंगल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बट इन्फ्लुएंस, क्या करते हैं यहाँ पर उसको होल प्रोसेस, किसी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित न करके पूरी एकाकी उपापचयी क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पूरी क्रिया को क्या करते हैं, एक साथ प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद हार्मोन्स के और आप पॉइंट्स देखें, हार्मोन्स, सॉरी जस्ट वेट, हार्मोन्स may be proteinaceous amino acid derivatives या स्टेरॉयड इन नेचर, इनमें से किसी भी एक नेचर के हो सकते हैं, प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, या स्टेरॉयड नेचर के हो सकते हैं। फिर एक और डेफिनेशन है या एक और प्रॉपर्टीज़ है सॉरी, कि हार्मोन्स आर
वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और फैट सॉल्युबल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं केवल वाटर में ही सॉल्युबल होंगे या केवल फैट में ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, हार्मोन्स आर नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए फिक्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन है, सपोज करिए, तो इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन ह्यूमन बींग्स में होगा वही फंक्शन दूसरे फाइलम के या दूसरी कैटेगरी के एनिमल्स में भी होगा। तो अगर इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन सेम है हर ऑर्गेनिज्म में, इसी तरह से अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं एमाइलेज, तो जो एमाइलेज ये तो एंजाइम हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर हम हार्मोन ले रहे हैं, सपोज करिए कि जो हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन, तो फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इज सेम इन ऑल द एनिमल्स, आइदर इट बिलोंग्स टू द इनवर्टिब्रेट और बिलोंग्स टू द वर्टिब्रेट। तो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जाति विशिष्ट नहीं होते हैं कि इस जाति में ही केवल ये पाया जाएगा और इसका ये फंक्शन होगा। तो ये सब हार्मोन्स के क्या थे, यहाँ पर डेफिनेशंस थी। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन का या प्रॉपर्टीज़ है हार्मोन की, हार्मोनल एक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। हार्मोन से अगर एक बार कोई फंक्शन हो गया, अगर सपोज करिए ग्रोथ हार्मोन है और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई, तो रिवर्सिबल नहीं है। जबकि आपने एंजाइम देखा है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, रिवर्सिबल भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर हार्मोन की ये जो प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद अगर हम डिफरेंस देखते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड हार्मोन्स। कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर कि हार्मोन वर्सेस एंजाइम्स, हार्मोन वर्सेस एंजाइम्स। तो पहले वर्सेस का मतलब जरूरी नहीं कि हमको क्या करना, अंतर बताना है। पहले सिमिलरिटीज़ पढ़ लेते हैं कि हार्मोन और एंजाइम दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ क्या है यहाँ पर कि दोनों सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पर, सेल्स के अंदर, सिंथेसाइज्ड इन सेल्स, सेल में सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों का एक ही फंक्शन है, आल्टर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा सिमिलरिटीज़ है हार्मोन और एंजाइम की, कि हार्मोन भी क्या होते हैं, यहाँ पर बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंजाइम भी क्या होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, टारगेट सेल्स तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आप डिफरेंसेस देखना चाहें कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस सपोज तो हम ऐसे बना दें। तो हार्मोन और एंजाइम में डेफिनेशन अगर आप देखें, डिफरेंस देखते हैं, तो हार्मोन कैसा हो सकता है, यहाँ पर प्रोटीन प्रकृति का हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेरॉयड नेचर का हो सकता है। फिर इसके बाद एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकता है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। बट द एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीनेशियस इन नेचर, ऑलवेज प्रोटीनेशियस इन नेचर, हमेशा क्या होगा, प्रोटीन नेचर का ही होगा। अगर दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें हार्मोन और किसमें, एंजाइम में, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस। और ये जो होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर, हाई मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस होते हैं। तीसरा अगर आप डिफरेंस देखें हार्मोन एंजाइम में, कि ये होते हैं या तो वाटर सॉल्युबल
या फैट सॉल्युबल, बट एंजाइम्स आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल। एंजाइम हमेशा कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। फिर आप नेक्स्ट डिफरेंस अगर देखें हार्मोन्स में कि ये क्या करते हैं, टारगेट सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमेशा सेल के अंदर ही फंक्शन करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं इनसाइड इंट्रासेलर, इसका जो फंक्शन होता है हमेशा फंक्शन इंट्रासेलुलर, और जो इसका जो फंक्शन है फंक्शन इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों फंक्शन है। ठीक है। हार्मोन क्या हो जाते हैं रिएक्शन में? यूटिलाइज्ड इन रिएक्शन, यूटिलाइज्ड इन क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिएक्शन, एक्शन। कोई भी रिएक्शन को या मैकेनिज्म को प्रभावित कर रहे हैं उसमें यूटिलाइज खत्म हो जाता है हार्मोन, एक बार यूज होने के बाद खत्म हो गया। और ये क्या होते हैं? रिकवर एट लास्ट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट की तरह होते हैं कि क्रिया के अंत में हमें एंजाइम फिर से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? यूटिलाइज हो जाते हैं। तो अब ये जो है सेल के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, ये केवल सेल के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एंजाइम एंड हार्मोन्स, कि किस किस नेचर के हैं। अब हार्मोन वर्सेस एंजाइम पढ़ाने के बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स या टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। अब दो तरह के हार्मोन हैं, दैट इज द एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन्स कौन से हैं और दूसरा कहीं है यहाँ पर कौन से हैं बताइए? एक तो एंडोक्राइन है, दूसरे ये होते हैं जो सरफेस पर रिलीज होते हैं, और जो सरफेस पर रिलीज होने वाले हार्मोन हैं वो लोकल हार्मोन्स हैं। क्या है? लोकल हार्मोन्स। एंडोक्राइन हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें आपका आ जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एज वेल एज और कौन सा हो सकता है? एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बहुत सारे। जो लोकल हार्मोन्स हैं ये लोकल हार्मोन्स हमको ध्यान रखना है। एक तो है एसिटिल कोलिन, ठीक है, डोपामीन, टायरोसिन, ये सब क्या है? ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो लोकल हार्मोन्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोक्राइन और दूसरा होता है यहाँ पर पैराक्राइन। हम दोनों पढ़ेंगे। जो ऑटोक्राइन होते हैं सिंथेसाइज्ड एंड फंक्शनड एट सेम प्लेस, जिस जगह पर सिंथेसिस हो रही है उसी जगह भी क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑटोक्राइन। और जो पैराक्राइन होते हैं उसमें क्या होता है? सिंथेसाइज्ड इन वन प्लेस एंड फंक्शन या फंक्शनल साइट इज चेंज्ड। जहां पर सिंथेसाइज हो रहे हैं उसके अलावा दूर तक जाकर फंक्शन करते हैं वाया द टिश्यू फिट, दैट इज कॉल्ड द पैराक्राइन। तो जो लोकल हार्मोन्स हैं हम इनको कम पढ़ के एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन हार्मोन ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया कि लोकल हार्मोन एसिटिलकोलिन, डोपामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या है? ये लिपिड डेरिवेटिव्स थे एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। दे आर ऑटोक्राइन एज वेल एज पैराक्राइन इन नेचर। अब हम आते हैं यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स या क्लासिफिकेशन।
किस में आ जाते हैं? क्लासिफिकेशन में या कैटेगरीज में। तो जो आपका क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, या कैटेगरीज ऐसे बना देते हैं, कैटेगरीज भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। नेचर माने वो नेचर नहीं, इन्वायरमेंट वाला नेचर नहीं, कि प्रोटीन नेचर है कि कार्बोहाइड्रेट नेचर है, उसके आधार पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हार्मोन्स का, हमको वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ना है। तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक चीज़ आपको बताना था जो रह गया था, कि जो हमारा केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो जो एक्टोडर्मल, मीसोडर्मल एज वेल एज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से इसकी ओरिजिन है। इसमें जो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एक्टोडर्मल भी हो सकता है, मीसोडर्मल भी हो सकता है और एंडोडर्मल ओरिजिन भी हो सकता है। आपको पता है जो 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, उसी से पूरी बॉडी बनती है। इसीलिए 3 जर्म लेयर्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम लोग कहलाते हैं। तो अब ये जो 4 कैटेगरी बनाई है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस जो पहली कैटेगरी है वो क्या है? प्रोटीनेशियस का मतलब है कि किस प्रकृति के हैं? ये प्रोटीन प्रकृति के हैं। तो प्रोटीन नेचर, प्रोटीन नेचर के। दूसरी कैटेगरी है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तीसरी प्रकृति है स्टेरॉयड, और चौथी कैटेगरी है यहां पर कौन सी? लोकल हार्मोन्स। प्रोटीनेशियस एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स बोथ आर वाटर सॉल्युबल। ये दोनों क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं। ये भी क्या है? यहाँ पर वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। ठीक है, देखिए 3 प्रोटीनेशियस प्रोटीन नेचर का हो गया, वाटर सॉल्युबल है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव वाटर सॉल्युबल है, एस्ट्रॉयड जो है फैट सॉल्युबल है, और चौथी जो कैटेगरी है वो लोकल हार्मोन्स है। इसी को एक और नाम दे दिया गया, आइकोसोनॉइड्स बोलते हैं, आइकोसोनॉइड्स। तो हम यहाँ पर लोकल हार्मोन ना कह के एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, आइकोसोनॉइड्स। ठीक, तो जो आइकोसोनॉइड्स हैं, अब प्रोटीनेशियस, एमिनो एसिड, एस्ट्रॉयड, इनमें हमको पता होना चाहिए कि कौन एंडोडर्मल है, कौन मीसोडर्मल है, कौन सा है। तो अब एंडोडर्मल है कि एक्टोडर्मल है, दूसरा वाला जो है यहाँ पर एंडोडर्मल है कि मीसोडर्मल है, तो ये तो है यहाँ पर एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन में एक्टो एंडोडर्मल है। ठीक है, ये क्या है? ये मीसो एंडोडर्मल है, मीसो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब जो ओरिजिन है वो मीसोडर्म से भी है और किससे है? एंडोडर्म से भी है, जबकि जो स्टेरॉयड है वो केवल मीसोडर्मल है, मीसोडर्मल। अब एग्जाम्पल देख लें इसमें। इसका एग्जाम्पल है वो है पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, एज वेल एज कौन सा है? पिट्यूटरी हो गया, पैराथायरॉयड हो गया, पेनक्रियाज हो गया। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? ट्रिपल पी हैं, ऐसे आप लर्न कर लीजिए। फिर इसके बाद जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, तो
तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है एज वेल एज एड्रिनल मेडुला होता है, यहां पर लिख सकते हैं थायराइड एंड एड्रिनल मेडुला, बोथ आर एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। और जो स्टेरॉइड है उसमें क्या आ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनैड्स। गोनैड्स जानते हैं, जननांग को कहते हैं। और जो हमारी चौथी कैटेगरी है आइकोसानोइड्स। आइकोसानोइड्स एक्चुअली फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन से है ये है फैट सॉल्युबल और फैटी एसिड डेरिवेटिव हैं, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। और इन्हीं का एक और नाम है, इन्हीं को लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं, लोकल हार्मोन्स। तो आप देखिए यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो उसको यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया गया। प्रोटीनेशियस, प्रोटीन नेचर में पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पेनक्रियाज। एमिनो एसिड डेरिवेटिव में थायराइड और एड्रिनल मेडुला। स्टेरॉइड्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स। और आइकोसानोइड्स में फैट सॉल्युबल है, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स है, इसमें लोकल हार्मोन्स आते हैं। तो दिस इज द कैटेगरी या क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, या कह सकते हैं कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यही सब इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बेस पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स है कि प्रोटीनेशियस नेचर का है, कौन कौन सी क्राइटेरिया है इसको डिफाइन करने के लिए। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन का जो मैकेनिज्म है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हार्मोन का पूरी बॉडी में टारगेट सेल्स में क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है, वो कहीं स्टोर नहीं होते। लेकिन जो अनयूज्ड हार्मोन है, अनयूज्ड हार्मोन्स इन बॉडी आर डिसइंटीग्रेटेड बाय लीवर। अगर हमारे बॉडी में अनयूज्ड हार्मोन बचे हुए हैं तो उन हार्मोन का डिसइंटीग्रेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। अब हम आते हैं एक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल एक्शन। अब हार्मोन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, कैसे बॉडी की मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस हार्मोनल एक्शन को डिफाइन करने के लिए 3 टाइप है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला जो है बाय चेंजिंग सेल परमिएबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। आपको पता है नेफ्रॉन आपने पढ़ा था ना, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर केवल परमिएबिलिटी का खेल था एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन तंत्र में, कि दिस डिसेंडिंग आर्म ऑफ द हेनले लूप इज फुल्ली परमिएबल फॉर द वाटर एंड द असेंडिंग लोब ऑफ द हेनले लूप इज परमिएबल फॉर द NaCl एंड इट्स अपर पार्ट इज परमिएबल फॉर द Na+ एंड Cl-। तो अलग अलग पार्ट की परमिएबिलिटी जैसे से बदलती जाती है, उसी हिसाब से यहाँ पर उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, चेंज होती जाती है। और इसी तरह से जो पहला एक्शन बताया गया कि चेंजिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी की चेंज करने से हार्मोन क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। तो ये जो नेचर है ये केवल लोकल हार्मोन्स के लिए है, फॉर ओनली लोकल हार्मोन्स, फॉर local hormones by ion channel present on, कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो आयन चैनल प्रेजेंट हैं, उन आयन चैनल के कारण से सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल जाती है। तो ये जो आयन चैनल प्रेजेंट हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन इंटेग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंटेग्रल
प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके कारण से परमिएबिलिटी चेंज हो सकती है। तो एक तो एंजाइम इस तरह से फंक्शन करता है, सॉरी हार्मोन। दूसरा फंक्शन है बाई सेकेंडरी मैसेंजर्स, द्वितीयक संदेशवाहक। द्वितीयक संदेशवाहक में कैसे फंक्शन करता है? जैसे ये हार्मोन है, हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ तो कहाँ पहुँचेगा? इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में पहुँचा। तो जब सेल मेम्ब्रेन में पहुँच रहा है तो ये सेल मेम्ब्रेन में पहुँचेगा ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन में। इट इज़ कैरीड आउट इनटू द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, और यहाँ से ये पहुँचेगा जी प्रोटीन। एक स्पेशल प्रोटीन होती है जी प्रोटीन ऑन इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जब वहाँ पर ये पहुँचेगा तो वहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कंपाउंड इज कॉल्ड द एडिनाइलेट साइक्लेज। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुँचने पर एडिनाइलेट साइक्लेज बनता है। दिस इज द एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। अब यहाँ पर एटीपी की और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में कंपाउंड बन जाता है CAMP। क्या बन जाता है? CAMP, साइक्लिक, इसका पूरा नाम है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट इट एक्ट एज द, ये क्या है? ये सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर, द्वितीयक संदेशवाहक। और इससे मैसेज कहाँ तक पहुँच जाता है? यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन तक। और जब सेल मेम्ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? यहाँ पर एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज होता है, ये एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। और ये क्या करता है? इट आल्टर माने चेंज कर देता है द फिजियोलॉजी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है, फिजियोलॉजी माने उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। और इसके अलावा या क्या कहते हैं, या फिर एंजाइम फंक्शन को चेंज कर देता है। तो या तो एंजाइम फंक्शन को चेंज कर देगा या फिर इसकी फिजियोलॉजी को चेंज कर देगा, दोनों ही कारण से। तो हार्मोन पहुंचा पहले ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन में, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन जी प्रोटीन ऑन इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ट्रांस रिसेप्टर प्रोटीन कहाँ पहुंचेगी? जी प्रोटीन बनाएगी। जी प्रोटीन कहाँ पर है? इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक एंजाइम बनेगा एडिनाइलेट साइक्लेज। और ये जो एंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ द एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन कन्वर्ट्स इनटू द CAMP माने साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट इज एक्ट एज द सेकेंडरी मैसेंजर। ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण से एंजाइम का जो फंक्शन है वो अल्टा माने क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, तो इस तरह से जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो केवल किसके लिए होता है? ओनली फॉर प्रोटीनेशियस या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। केवल इन्हीं हार्मोन्स जो प्रोटीनेशियस होते हैं या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उसके लिए केवल ये मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म को डिस्कवर किसने किया था? दिस मैकेनिज्म इज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय सदरलैंड। एक साइंटिस्ट हुए सदरलैंड, उन्होंने इस मैकेनिज्म को क्या क्या डिस्कवर किया। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स के और भी एग्जाम्पल हैं। कौन से एग्जाम्पल्स उसके हो सकते हैं? ऐसे लिख दें यहाँ पर, अदर एग्जाम्पल्स CGMP गुआनोसिन मोनोफास्फेट। फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? ITP हो सकता है। ITP जो है यहाँ पर इट इज़ आल्सो ए
इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर, तो ये है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, आईटीपी, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, दिस इज आल्सो द सेकेंडरी मैसेंजर। ये सब सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। अब पहली कैटेगरी पढ़ ली, दूसरी कैटेगरी पढ़ ली। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं कि हार्मोन कैसे फंक्शन करता है। पहले को भी इरेज कर दे रहे हैं। थर्ड है बाय जीन, ठीक है। तो जीन क्या कर रहा है यहां पर, जो जीन या थ्रो जीन्स हो सकता है, इट इज ओनली फॉर फैट सॉल्युबल हार्मोन्स। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो सीधे जीन्स की एक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और वो जीन्स के एक्शन को जो चेंज कर रहे हैं सीधे साइटोप्लाज्म इंटर करते हैं। तो सीधे फैट सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए जीन्स के द्वारा होता है, मोस्टली किसके लिए द्वारा होता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स के द्वारा होता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। इस तरह से हार्मोन वर्क करता है। 3 तरीके हो सकते हैं, सेल की परमिबिलिटी को डायरेक्ट चेंज करना, दूसरा तरीका हो सकता है सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू, फिर जो तीसरा तरीका हो सकता है यहाँ पर वो कैसे हो सकता है, जीन्स के थ्रू हो सकता है। अब हम यहाँ पर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, थोड़ा इधर पे लिखते हैं शॉर्ट, दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारी। थायराइड ग्लैंड है, कौन कौन सी है, पैराथायरॉयड है, फिर इसके बाद एड्रिनल है, एड्रिनल के बाद पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के बाद पिनियल है, पिनियल के बाद थाइमस है, ठीक है, NEAL, थाइमस है। थाइमस के बाद फिर हम मिक्स ग्लैंड में भी आ जाएंगे, किस में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पेनक्रियाज में आ जाएंगे, लेकिन अभी इतने पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं थायराइड में। लार्जेस्ट ग्लैंड है, आपको पता है, लार्जेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की होती है एंड 25 ग्राम की होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है कि जो एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, एट टॉप ऑफ ट्रैकिया, जो हमारी श्वास नली के टॉप पे, और बेलो द साउंड बॉक्स, बेलो द साउंड बॉक्स, ठीक है, एज वेल एज होमोलॉगस टू एंडोस्टाइल। शुरुआत में जो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं अनडेवलप्ड इन एंडोस्टाइल, उसमें एक ऑर्गन होता है ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स। जो लोअर वर्टिब्रेट्स में एक ऑर्गन से एंडोस्टाइल, ठीक, उसके होमोलॉगस होती है। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इट इज एंडोडर्मल इन नेचर, एंडोडर्मल इन नेचर, एंडोडर्मल नेचर की होती है। अब तो एंडोडर्मल नेचर कह सकते हैं, एंडोडर्मल ऑन ओरिजिन एंडोडर्मल है। अब कैसी होती है, एच शेप्ड होती है, बाइलोब्ड होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड क्रिक्वाइड कार्टिलेज के पास पाई जाती है। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट है, इतने सेंटीमीटर है, इतने ग्राम है, यहाँ पर पाई जाती है, साउंड बॉक्स पाई जाती है। इसका हम शेप देखें कैसा होता है। दिस इज द थायराइड एंड दीज आर द पैराथायराइड। दोनों का फिगर एक साथ है। ये थायराइड है,
ठीक है, एच के आकार की। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ना कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड तो क्या है, लीवर है। अब यहाँ पर जो दोनों लोब हैं, तो बोथ लोब एक isthmus, द बोथ लोब ऑफ थायराइड इज ज्वाइंड बाई isthmus। एक isthmus नामक स्ट्रक्चर से दोनों लोब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एज वेल एज ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस लोब्यूल्स। ये क्या हैं, ये लोब्यूल्स हैं। एंड लोब्यूल्स कंटेन्स द, इसमें लोब्यूल्स में क्या है, स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर जो है क्या भरा हुआ है, कंटेन्स द ट्राई आइडो थायरोग्लोबुलिन एज वेल एज टेट्रा आइडो थायरोग्लोबुलिन। ये दोनों इसमें पाए जाते हैं स्ट्रोमा में। एज वेल एज इसके अलावा सी सेल्स आर पैराफोलिकुलर सेल्स। जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करती हैं, एक हार्मोन कैल्सीटोनिन, और ये दोनों मिलकर क्या सिक्रीट कर रही थी यहाँ पर, थायरॉक्सिन, और ये क्या सिक्रीट कर रही है, कैल्सीटोनिन। तो ये क्या है, ये आयोडीन रिच हार्मोन है, आयोडीन रिच हार्मोन, और ये क्या है यहाँ पर, आयोडीन लेस हार्मोन। तो दो तरह के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है कौन, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन भी हो गया यहाँ पर, और कैल्सीटोनिन हो गया। मेन फंक्शन क्या है इसका, इट मेंटेन्स द, हम थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन पढ़ रहे हैं। थायरॉक्सिन का फंक्शन है मेंटेन बीएमआर जानते हैं क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं उसके रेट को मेंटेन रखता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। एज वेल एज क्या होता है यहाँ पर, कैलोरीजेनिक होता है, कैलोरीजेनिक, ठीक है, एक्सोगोनिक भी कहते हैं। एनर्जी क्या कर रहा है, लगातार रिलीज कर रहा है। बीएमआर माने बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी का मेंटेन किए हुए है। अगर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन ना हो तो क्या हो सकती है, यहाँ पर डेथ हो सकती है। अब शरीर की उपापचयी क्रियाओं को मेंटेन रखता है। इसके अलावा लगातार क्या कर रहा है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यहाँ पर ग्लाइकोजेनोलिसिस को प्रेरित कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ताकि लगातार क्या हो, ग्लूकोज बने और शरीर को क्या मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे। अब अगर यहाँ पर लगातार ऊर्जा नहीं मिल रही है तो इसका जो मेन फंक्शन है, एक और फंक्शन यहाँ पर, हेल्प्स इन मेटामार्फोसिस, हिंदी में कहते हैं कायांतरण। कायांतरण को क्या करता है, प्रेरित करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाए रखता है। ग्लाइकोजेनोसिस माने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहता है, कैटाबॉलिक एक्शन होता है, लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है, जिससे पूरी बॉडी का टेम्पर बना रहता है, बीपी को मेंटेन रखता है, हार्ट का जो पंपिंग है उसको मेंटेन रखता है। अब इसके बाद जो हमने अभी देखा मेटामार्फोसिस, जो मेटामार्फोसिस है, कायांतरण है, वो हमको पढ़ना है। व्हाट इज मेटामार्फोसिस? थायराइड का ही फंक्शन है, थायरॉक्सिन का। जो मेटामार्फोसिस फंक्शन है, तो मेटामार्फोसिस होती क्या, हिंदी में कहते हैं कायांतरण, कायांतरण, ठीक है। तो जो यंग वंस होते हैं या फिर जो क्या होते हैं, टेडपोल होते हैं, टेडपोल का एडल्ट में बदलना, वयस्क में, क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। और इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अगर यहाँ पर थायरॉक्सिन नहीं होगा तो जो टेडपोल होंगे वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्या है यहाँ पर, इन द हिली एरियाज
एक्सोलोटल लार्वा, एक एग्जाम्पल है एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा। एक एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा एक क्या है, एम्फीबियन है, टेल्ड एम्फीबियन, टेल्ड एम्फीबियन। तो इन द हिली एरियाज एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा रिमेन लार्वल पोजीशन, लार्वल स्टेज, इसमें लार्वल स्टेज में ही ये बना रहता है, ठीक है, एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट देयर लाइफ प्रोसेसेस सच एज रिप्रोडक्शन आल्सो, और इसी अवस्था में जॉइन करने लगता है। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन की कमी क्यों है? हिली एरियाज में जो स्लोपिंग एरियाज होते हैं वहां पर आयोडीन मिट्टी में कम रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्लोपिंग एरियाज बारिश के साथ बह जाती है आयोडीन। तो आयोडीन जब मिट्टी में नहीं होगी तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जब प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वेजिटेशन में नहीं आएगी, और जब हम उसको खाएंगे, वेजिटेशन को, क्रॉप्स को खाएंगे, किसी भी रूप में खा सकते हैं, डायरेक्ट हम हर्बीवोर्स के रूप में खा सकते हैं या कार्निवोर्स के रूप में उस पर डिपेंड रहेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर या इस लार्वा के अंदर भी थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई। जब डेफिशिएंसी हो गई तो ये लार्वल स्टेज में ये रिप्रोडक्शन करने लगा, और इसी स्टेज में पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर ली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द, this process is called नियोटिनी। इसको पैडोजेनेसिस भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द पैडोजेनेसिस। तो ये जो एक्सोलोटल लार्वा है ये लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन करने लगता है। दिस इज आल्सो द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की यहाँ पर कमी है, जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता। अब हमने यहाँ पर अभी थायराइड का मेन फंक्शन देखा है, और अभी देखा कि अगर किसी ग्लैंड की किसी हार्मोन के सिक्रीशन कम हो जाता है तो उसको हाइपो सिक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो। तो हाइपो सिक्रीशन का मतलब है क्या हो जाना, उस हार्मोन की कमी हो जाना, हार्मोन डेफिशिएंसी, हार्मोन डेफिशिएंसी। और अगर किसी का हार्मोन, किसी की मात्रा बढ़ जाती है, हार्मोन एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ हार्मोन हो जाता है, तो इसे कहते हैं यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। दोनों ही कंडीशन कहलाती हैं डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ये इस तरह लिख सकते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर। अब हार्मोनल डिसऑर्डर जो है दे इज द नॉट द, कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, दे क्रिएट द फंक्शनल डिसीज, क्रियात्मक रोग हो जाते हैं। समझ रहे हैं? एक होता है डेफिशिएंसी डिसीज, अपूर्णता रोग, विटामिन की कमी से होते हैं। इसकी हार्मोनल डिसऑर्डर से अगर हाइपोसिक्रीशन है मतलब डेफिशिएंसी हो गई, या हाइपर सिक्रीशन है, दोनों के कारण जो डिसीज प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल डिसीज, और दिस इज द हार्मोनल डिसऑर्डर। अब ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड ग्लैंड अभी आपने पढ़ा है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हार्मोन का जो थायराइड का हाइपोसिक्रीशन क्या होगा और क्या होगा हाइपर सिक्रीशन। तो अब हम यहाँ पर, अभी हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ लिया, सबसे पहले इंटरनल सिक्रीशन वर्ड देख लिया, क्लॉड बर्नौड ने दिया था। फिर हार्मोन देख लिया, किसने, हिप्पोक्रेट्स ने यूज़ किया था। डेफिनेशन ऑफ हार्मोन देख लिया, बेलिस स्टर्लिंग ने यूज़ किया था। फिर हमने यहाँ पर ग्लैंड्स पढ़ ली, देयर आर 3 टाइप्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स। हमारे काम की इस टॉपिक में क्या है, एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत, और जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसमें हम जो केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द हार्मोन। केमिकल मैसेंजर्स हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, और जो हार्मोन है वो कैसे फंक्शन करता है मैंने आपको बता दिया। 3 टाइप का फंक्शन था, सेल परमिएबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू कर सकते हैं, और थ्रू जीन्स कर सकते हैं। फिर हमने हार्मोन्स की कैटेगरी पढ़ ली थी कि प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, कि एमिनो एसिड नेचर का होता है, कि स्टेरॉइड नेचर का होता है, कि कैसा होता है फैट सॉल्युबल में आइकोसनोइड्स नेचर का है। फिर इसके बाद हम आ गए यहाँ पर कि मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में
उसमें जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड थी वो थायराइड थी। अब हमने थायराइड पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि थायराइड का हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से कौन कौन सी फंक्शनल डिसीज़ होती हैं, उन फंक्शनल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।